प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और प्रोग्राम के इस मरहले में हम बात करेंगे एक बार फिर शहर क़ायद कराची की, जहां पर एक बार फिर अमन व अमान के हवाले से सूरत हाल कशीदा हो गई है। कराची के मुख्तलिफ इलाक़ों में आज भी मुख्तलिफ अफराद को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया और इस दौरान सरजानी में भी कुछ हलाकतें हुई और इसके साथ साथ लियाकताबाद में भी रेंजर्स की फायरिंग से 2 अफराद हलाक हुए, जिसके बाद मुश्तइल मुजाहिरीन बाहर निकल आए और उन्होंने इस पर शदीद एहतजाज किया। कराची में अब हर महीने 2 महीने के बाद इस तरह के वाक़यात होने लगते हैं। इसके साथ साथ कारोबारी मराकज़ को बंद कर दिया जाता है और शदीद नुकसान होता है पाकिस्तान की मईशत को भी। एक ऐसे वक्त में कि जब पहले ही सैलाब ने पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया है, कमज़ोर किया है और नुकसान पहुंचाया है, शदीद नुकसान पहुंचाया है। ऐसी सूरत में कराची का बंद हो जाना, कराची के कारोबार, कराची की इंडस्ट्रियल सेक्टर का बंद हो जाना, पूरे कराची का बंद हो जाना, वो मुल्क के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है। कराची पाकिस्तान का वो शहर है जो मुल्क की मईशत में तकरीबन 67% इकॉनमी को कंट्रीब्यूट करता है। एक दिन जब कराची बंद होता है तो अरबों रुपए का मुल्क की मईशत को नुकसान हो जाता है। कराची के अवाम भी महसूर हो जाते हैं, न दफ्तरों में जा सकते हैं और न अपनी मामूलात ज़िंदगी को कायम रख सकते हैं। कराची के साबिक CCPO वसीम अहमद भी इस बात का बारहा एतराफ़ कर चुके थे कि वो कराची में टारगेट किलिंग रोकने में नाकाम रहे। ताहम अब नए CCPO फयाज़ लगारी ने इसका चार्ज संभाला है और अब सवालात उठाए जा रहे हैं कि आया वो कराची के अमन व अमान को और इस जो टारगेट किलिंग का जो सिलसिला है कराची में एक बार फिर जारी है और इस दौरान 15 से ज़ायद अफराद, मासूम अफराद को हलाक किया जा चुका है। अब क्या कराची में अमन व अमान कायम होता है या नहीं, इसी पर हम बात करेंगे। हुकूमत की हिकमत अमली है क्या, इसके लिए हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर मुशीर वज़ीर आला सिंध मोहतरमा शर्मिला फारूकी ने। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला फारूकी साहबा। आप ये फरमाइएगा कि हुकूमत की जानिब से क्या इक़दामात किए जा रहे हैं, क्योंकि कराची हम सब का शहर है और यहाँ पर जब अमन व अमान की सूरत हाल पैदा होती है तो पूरा पाकिस्तान मुतासर होता है। सियासी और इंतज़ामी सतह पर क्या कुछ हो रहा है? जी जावेद, देखिए कराची में अनफॉर्चुनेटली हर 3 से 4 माह बाद टारगेट किलिंग का एक स्पेल आता है और उसको हम 2 तरीके से मैनेज करते हैं। एक तो एक पॉलिटिकल मैनेजमेंट होती है जहां हम अपने कोलिशन पार्टनर्स को एतमाद में लेते हैं और ये कोशिश करते हैं कि जिनके जो इलाके हैं जहां पर जिनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहां पर वो अपने कारकुनान को और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को जो है इन्वॉल्व करें, अमन की तायीद करें और कोशिश ये करें कि वहां पर हर हाल में अमन बहाल हो। दूसरी अहम चीज़ ये है जो हम इनको एडमिनिस्ट्रेटिवली मैनेज करते हैं, जहाँ पर आपने देखा होगा कि हमने कई अरसे से रेंजर्स को मजीद इख्तियारात दे दिए हैं और वज़ीर आला सिंध के पास इख्तियारात मौजूद हैं और इस दफ़ा भी कोशिश यही की गई है कि इसको बाय फोर्स भी हम इसको कर्ब करें। इशू ये होता है कि एक तो मैं मीडिया के हवाले से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि अक्सर जो मर्डर्स होते हैं वो टारगेटेड नहीं होते हैं, लेकिन उनको भी टारगेट किलिंग की मद में डाल दिया जाता है। एक जो रिपोर्ट आ रही थी कि 12 अफराद जो है टारगेट किलिंग से हलाक, उसमें से मैं ज़रा वाज़ेह करती चलूँ कि उसमें से सिर्फ 5 लोग जो थे वो टारगेटेड थे, जिसमें से 3 सिपह सहाबा के और 2 अहले तशी के। बाकी जो थे वो नॉर्मल मर्डर से कोई दुश्मनी की बिना पर और दीगर ऐसे वाक़यात थे। लेकिन जब उनका जनाजा उठा और जब जनाजे का प्रोसेशन जा रहा था तो वहाँ पर फायरिंग की गई और वहाँ पर 2 मजीद हलाकतें सामने आई और उसके बाद फिर ये सिलसिला जारी हुआ और फिर जलाओ घेराव की एक कैफियत सी जो है वो सामने आई। उसके बाद रेंजर्स ने और कमांडो एक्शन करके एक मजीद कार्रवाई करी। देखिए, एक चीज़ तो बहुत अहम है इस वक्त कि मैं यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगी बड़े वाज़ेह तौर पे कि जब एक जमहूरी हुकूमत आती है, जब कोलिशन गवर्नमेंट्स बनती हैं तो उसमें बहुत आसानी से आप मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। इस वक्त जो मुल्क में फिजा कायम की जा रही है सर्टन मीडिया हाउसेस की तरफ से और कुछ ऐसे अनासर की तरफ से जो एंटी डेमोक्रेटिक हैं, वहाँ पर जब ये फिजा कायम की जाती है कि जी हुकूमत जा रही है और चेंज होना चाहिए और मार्शल लॉ आ जाना चाहिए या रेवोल्यूशन आ जाना चाहिए, मिड टर्म इलेक्शन हो जाने चाहिए, तो फिर ऐसे मौक़ों पर जब आपस में सियासतदानों के दरमियान चिपकलिश पैदा हो जाती है तो फिर ऐसे जो अनडेमोक्रेटिक गैर जमहूरी अनासर होते हैं, जैसे कि कराची में भी मौजूद हैं और पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में मौजूद हैं, फिर वो बड़े एक्टिव हो जाते हैं। अब इस वक्त आप देखेंगे कराची में ये वाक़यात का होना एक ऐसे वक्त जब पूरे मुल्क में एक अनसर्टेनिटी की फिजा कायम करने की कोशिश की जा रही है और लोगों में एक इश्तियाल फैलाने की कोशिश की जा रही है,
कराची को टारगेट करके पूरे मुल्क की अटेंशन डाइवर्ट करना और मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की बड़ी साजिश होती है और हम इसको समझते हैं। और हमारी दरख्वास्त यही होगी हमारे कोalition पार्टनर्स से, जो हमारे इत्तेहादी हैं, कि वो भी इन साजिशों को समझें और जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए और कराची में अमन कायम करने के लिए अपना अपना। लेकिन शर्मिला साहिबा, आप कहती हैं ठीक है, इख्तियारात भी रेंजर्स को दिए जाते हैं, पुलिस भी वहाँ पे मौजूद होती है, आम आदमी ये समझने से कासिर है कि क्या कराची की जो डायनामिक्स है वो इस कदर मुख्तलिफ हैं, इस कदर पेचीदा हैं कि किसी भी तौर से सूरत हाल पे काबू नहीं पाया जा सकता? क्या वजह है कि आपके पास कोई हिकमत अमली नहीं है, हुकूमत के पास है नहीं कोई हिकमत अमली? जावेद, हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम कत्लो गारत करें और हम एक ऑपरेशन करें, जो कि हम नहीं करना चाहते क्योंकि हम मफाहमत में बिलीव करते हैं। हम ये समझते हैं और हमारा अज़म यही है, जो बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा का अज़म था, कि हमने रिकन्सिलिएशन से आगे चलना है। हमने बहुत कत्लो गारत देख ली है, हमने आपस में सियासतदानों को लड़ते हुए देखा है और ये भी देखा है कि जब आपस में सियासतदान लड़ते हैं तो कोई तीसरी कुव्वत जो है वो उसका फायदा उठाती है। हम ये नहीं चाहते। डे वन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पॉलिसी रही है वो मुफाहमत की, रिकन्सिलिएशन की रही है और डायलॉग की रही है। लेकिन जहाँ पर गवर्नमेंट की यूनिट को चैलेंज किया जाता है वहाँ पर फिर हम एक एक्शन भी लेते हैं और बहुत मुस्बित लेते हैं। जिस तरह आपने देखा, अगर स्वात में हमारा परचम नहीं लहरा रहा था तो वहाँ पर हमने एक सिविलियन गवर्नमेंट की डायरेक्शन पे आर्मी ने वहाँ पर एक ऑपरेशन भी किया और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कामयाब हुआ। लेकिन कराची के डायनामिक्स अलग हैं। कराची में जब डिस्टेबलाइज कराची को और पाकिस्तान को करने की कोशिश की जाती है तो यहाँ पर टारगेटेड किलिंग्स होती हैं, कभी वो सेक्टेरियन होती हैं, कभी वो एथनिक होती हैं। तो हम यही कोशिश करते हैं कि अगर हमने अमन कायम करना है तो हम तमाम जो सियासी और मजहबी कुव्वतें हैं उनको साथ लेके चलें, डायलॉग के जरिए इसमें बेहतरी लेकर। हमने यही कोशिश की है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर देना बहुत आसान है, जवाब का जवाब देना हमारे लिए बड़ा आसान है, लेकिन हम ये नहीं समझते। हम आज भी यही कहते हैं कि जितने स्टेक होल्डर्स कराची में मौजूद हैं, जिनका शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्यादा स्टेक है, वो तमाम के तमाम लोग हम हुकूमत के साथ ताउन करें। और ताउन करने का मतलब ये है कि जब हम रिकन्सिलिएशन पॉलिसी के साथ उसको आगे लेके चल रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम तमाम लोगों को मिला के चलें और तब्दीली के एजेंडे को फ़रोग दें। लेकिन बात यह है कि सिर्फ ये कह देना कि सूबाई और वफाकी वज़ारत दाखिला इसकी ज़िम्मेदार है, तो देखिए जिम्मेदारी तो सब लोगों की होती है। अगर आप इत्तेहादी हैं, हमारे साथ एक जमात एक इत्तेहादी है और स्टेक होल्डर है कराची के हमसे ज़्यादा है, तो देखिए फिर इसमें अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे बर्खास्त नहीं आप हो सकते। यू हैव टू बी विद अस इन द गुड एंड इन द बैड। ये तो नहीं हो सकता कि जी हर चीज़ अच्छाई में आप हमारे साथ हैं, बुराई में हमारे साथ नहीं हैं। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है जब आप कैबिनेट के मेंबर होते हैं और आप एक वजारत संभालते हैं। इसी तरीके से हमारे पास पीपल्स पार्टी के पास कुछ वजारतें हैं, कुछ। अच्छा शर्मिला साहिबा, साबिक जो CCPU थे वसीम अहमद साहब, वो भी कहते थे कि मैं नाकाम रहा हूँ टारगेट किलिंग रोकने में। अब फयाज लगारी साहब आ गए हैं, कुछ किस किस्म के अहदाफ इनको दिए गए हैं, क्या टारगेट्स दिए गए हैं कि किस तरह से अमन व अमान कायम किया जाए? देखिए, जो नए CCPU हैं, ऑफ कोर्स हमारे पुराने CCPU भी वाज अ वेरी फाइन जेंटलमैन और हमारे नए CCPU इज इवन अ फाइनर जेंटलमैन। और जाहिर बात है इनकी चेंज की भी बहुत दफ़ा बातें की गई थी, हमारे कोalition पार्टनर्स के हवाले से भी आई थी कि जी इनको चेंज करना चाहिए और नया CCPU आना चाहिए, तो वो भी आ गए। एंड ही इज जस्ट टेकन ओवर अ कपल ऑफ डेज बैक। जहाँ तक हिकमत अमली ताल्लुक है तो वो बड़े वाज़ेह है कि हर हाल में सूबे का और कराची का खुसूसन अमन व अमान बहाल रखना है किसी भी सूरत। इसके लिए हमने मजीद इख्तियारात रेंजर्स को भी दिए। लेकिन मैं आपसे फिर एक बात कहूँगी कि हर किसी को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। कराची सिर्फ मेरा या आपका शहर नहीं है, कराची हम सबका शहर है और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। और जो लोग इस हुकूमत में इस वक्त बैठे हुए हैं उन सबकी जिम्मेदारी बनती है बहैसियत एक कोalition गवर्नमेंट के। हर कोalition पार्टनर, हर कोalition मेंबर और हर कैबिनेट मेंबर की जिम्मेदारी बनती है और मजमूई तौर पे बनती है। एक चीज़ और मैं ज़रूर वाज़े तौर पे कहना चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला फारूकी साहिबा, मुशीर वज़ीर आला सिंध हमसे गुफ्तगू कर रही थी और उनका ये कहना था कि कराची में अमन व अमान कायम करना किसी एक सियासी जमात की ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स की ये ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि वो हर सूरत कराची में अमन व अमान कायम करे। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम जिक्र करेंगे मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल भारत के गले पड़ गई है। भारतीय हुक्काम परेशान हैं कि किस तरह से इन मसाइल को हल किया जाए। ये जिक्र करेंगे हम एक ब्रेक के बाद।